हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है उसमें हम अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द न्यू चैप्टर इज उपसंयोजन यौगिक मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो देखते हैं ये चैप्टर हम कितनी जल्दी और कितना अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। उपसंयोजन यौगिक ये आपका चैप्टर 5 है। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम किसी चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उपसंयोजन यौगिक आधुनिक अकार्बनिक व जैव अकार्बनिक रसायन तथा रासायनिक उद्योगों के आधार स्तंभ है। तो आपने क्लास 11th में कार्बनिक रसायन तो पढ़ा ही होगा। कार्बनिक रसायन क्या होता है कि वे यौगिक जिन जो कार्बन से मिलके बने होते हैं, अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो हम उस पूरी चीज को कार्बनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में डालते हैं। तो जहां पर कार्बन के अलावा बाकी तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम बोलते हैं अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली बहुत बड़ा चीज है, पर अगर आप देखो तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? कार्बन नहीं, कार्बन से बने हुए यौगिक नहीं, उसके अलावा जो बाकी तत्व पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं उन सब तत्वों के यौगिक और उनकी केमिस्ट्री, उन सब के बारे में पढ़ना है। तो अकार्बनिक जो आपका आधुनिक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी जैव अकार्बनिक रसायन और हमारे जो रासायनिक उद्योग हैं उन सब का आधार स्तंभ कौन है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इससे पहले आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है संक्रमण धातुएं। कितने बच्चे हैं जो संक्रमण धातुएं जानते हैं? इससे पहले आपने पढ़ा है कि संक्रमण धातुएं बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाती हैं। ठीक है, संक्रमण धातुएं क्या होती हैं? तो जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको एक बात बता देती हूँ कि जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो, सी द पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये सब संक्रमण धातुएं होती है और ये जो यौगिक बनाते हैं वो एक तरीके से संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल मतलब सीधा डायरेक्ट कंपाउंड नहीं, इनके अंदर इस तरीके से बनता है जैसे कि आपने बना दिया NiCO4 और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको कहते हैं संकुल यौगिक। ठीक है, तो जो आपके डी ब्लॉक यानी कि ये जितने भी संक्रमण तत्व हैं ये सब संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जिनमें धातु परमाणु, देखो संकुल यौगिक क्या होते हैं? जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन करके परिबद्ध रहते हैं। ठीक है ना, एक सहसंयोजक बंध बना पढ़ा था आपने क्लास 11th में। सहसंयोजक बंध क्या था? देखो आपने सहसंयोजी बंध आपने देखा था, क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर यहाँ पर जब आपने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पढ़ा था? देखो अगर 2 हाइड्रोजन ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर दिया तो हमने इसको क्या बोला था? ये सहसंयोजक बंध है। एक बंध और होता है जिसे कहते हैं उपसंयोजक बंध। उपसंयोजक बंध कैसे होता है कि अगर किसी तत्व के पास, जैसे हमने बना दिया एक अमोनिया, ठीक है, अमोनिया 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये कैसा एक तत्व है? ये कैसा यौगिक हो गया? एक सहसंयोजी यौगिक हो गया। पर अमोनिया के पास बंध बनाने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। यहाँ दिख रहे हैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास कोई एक ऐसा तत्व आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जैसे कि इसके पास एक आया H+, बताओ H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी से आप अपने दिमाग में या कमेंट में आंसर कर सकते हैं कि H+ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि मैं तो बता ही दूंगी। ठीक है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। H+ मतलब उसके पास 0 है, खाली है, गरीब है, उसको पैसों की जरूरत है। पैसों इन द सेंस उसको स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ऐसे में क्या करेगा? नाइट्रोजन क्या उससे बंध बनाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन का तो अष्टक पूरा है। अष्टक पूरा होने के बाद भी अगर कोई तत्व अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ समय के लिए सामने वाले को दे देता है, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? दाता। और जो ले रहा है वो कौन हो जाएगा? ग्राही। तो ये जो नया बंध बना है आपको दाता और ग्राही वाला, जहां इलेक्ट्रॉन पेयर एक देता है और दूसरा लेता है, तो यहाँ पर साझेदारी हो रही है पर
परफेक्ट पूरे बराबर की साझेदारी नहीं हो रही, एक ज्यादा देने वाला है, एक सिर्फ लेने वाला है। तो इस तरीके के बंध को हम कैसा बंध कहते हैं? इसको कहते हैं हम उप सह संयोजक बंध। इस बंध का नाम है उप सह संयोजक बंध, या इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, और जिन यौगिकों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित होते हैं उन्हें ही हम उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बॉन्डिंग का आइडिया होना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, पर कैसी, बराबर की नहीं हो रही है। ठीक है, एक पूरा अपना लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे यौगिक को दे देता है, दूसरे लिगेंड को दे देता है। ठीक है, या लिगेंड मेटल को दे देता है, जिसके पास कम होता है वो देगा। ठीक है, तो जहां पर इस तरीके का उपसहसंयोजक बंध बन रहा होगा वैसे यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि संक्रमण धातुएं बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाती है, जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायनों तथा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का संयोजन करके परिबद्ध रहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। अब उपसहसंयोजक यौगिक का जो रसायन है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आजकल आधुनिक कार्बनिक रसायन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है, रासायनिक आबंधन, आणविक संरचना की नई अवधारणाओं ने जैविक तंत्रों के जीवन घटकों में इन यौगिकों के कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। मतलब जैविक कार्य, हमारे जीवन भी उपसहसंयोजन यौगिक से ही चल रहा है। कैसे? देखो, क्लोरोफिल सब जानते हैं, क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसके अंदर वो एक तरीके से उपसहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में ब्लड में होता है, विटामिन B12, इन सब के अंदर एक एक धातु होती है। कौन सी? देखो, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं, जो 1 नंबर का क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो याद रखेंगे क्या, कि अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु उपस्थित होती है? मैग्नीशियम। ठीक है, फिर आपसे पूछा हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है उसमें कौन सी धातु होती है? आयरन। तथा तीसरा आपसे ये भी पूछा जाता है विटामिन B12 किसकी कमी से होता है? ये सवाल बहुत बार आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है? उसमें कोबाल्ट। ठीक है, तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12, मैग्नीशियम, आयरन तथा कोबाल्ट के उपसंयोजन यौगिक हैं। अलग अलग धातु प्रक्रमों, औद्योगिक उत्प्रेरकों तथा विश्लेषिक अभिकर्मकों में उपसंयोजन यौगिक का उपयोग होता है। कहाँ कहाँ होता है? विद्युत लेपन, यानी कि विद्युत लेपन क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर आपने कोई ज्वेलरी ले ली है, ठीक है, चांदी की, और उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कराई तो विद्युत लेपन हो गया ना, वो उसके ऊपर, वो उसके अंदर अपन उपसंयोजक यौगिक करते हैं। वस्त्र की रंगाई करना, औषधि रसायन, इन सब में उपसंयोजक यौगिकों के उपयोग है। तो उपयोग में से आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप पे क्वेश्चन बनता है वो आपके पास ये बनता है, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं सर्वप्रथम स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने उपसंयोजक यौगिक की संरचनाओं के संबंध में अपने कुछ विचार प्रतिपादित किए। उन्होंने अनेक उपसंयोजन यौगिक बनाए तथा उनकी विशेषताएं बताई। उनके द्वारा भौतिक तथा रासायनिक व्यवहार का सामान्य प्रयोग तकनीकों द्वारा अध्ययन किया गया। ठीक है, तो वर्नर ने काम किया इसके ऊपर। ठीक है, तो वर्नर ने क्या क्या काम किया अब हम देख लेते हैं। वर्नर ने धातु आयन के लिए प्राथमिक संयोजकता यानी कि प्राइमरी वैलेंसी तथा द्वितीयक संयोजकता सेकेंडरी वैलेंसी की धारणा प्रतिपादित की। तो मतलब क्या हो रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हीमोग्लोबिन है, तो उपसंयोजक यौगिक बनाना भी पॉसिबल है और नेचुरली भी मिलते हैं। ठीक है, तो उनकी स्टडी किसने करी? वर्नर साइंटिस्ट ने उनकी स्टडी करी। उन्होंने क्या देखा कि जो भी यौगिक होते, धातु आयन, धातु जो मेटल है आपकी, उस धातु की 2 तरीके की संयोजकता दिख रही है। कौन कौन सी? प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, अब द्विअंगी यौगिक यानी कि 2 चीजों से बने हुए द्विअंगिक यौगिक जैसे CrCl3, COCl2 तथा PdCl2 में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता क्रमशः 3, 2 और 1 है। जिनको समझ में नहीं आया वो मैं बता देती हूँ। देखो, आपको क्या बोला है उन्होंने? CrCl3, COCl2, PdCl2, ये तीनों दिख रहे हैं आपको। इसमें जो धातु है, ये है धातु। पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, कौन धातु है कौन अधातु है, ये पता ही होना चाहिए, राइट। तो ये जो धातु है इनकी प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, हम कौन सी संयोजकता देखेंगे? प्राथमिक।
देखो प्राथमिक संयोजकता, कितनी संयोजकता मतलब वो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखो CrCl3 कितने क्लोरीन से जुड़ा है, 3 क्लोरीन से जुड़ा है, तो इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई, 3। COCl2 में Cl कितने Cl जुड़े हैं, 2, तो कोबाल्ट की संयोजकता कितनी हो गई, 2। PdCl2 में क्या है, 2 से जुड़ा है, तो इसकी प्राथमिक संयोजकता 2 हो गई है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ, अब देखो CrCl3 की बात कर रहा है, अब इसकी अगर अमोनिया के साथ अलग अलग यौगिक इसने बनाए, तो उन्होंने देखा कि अलग अलग यौगिक बनाए, CrCl3 की रिएक्शन किससे कराई, अमोनिया से। पाया गया कि सामान्य ताप पर इनके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट आधिक्य में डालने पर कुछ क्लोराइड आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित रह जाते हैं और कुछ क्लोराइड आयन जुड़ निकल जाते हैं। मतलब एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्लोराइड है, कुछ क्लोराइड आयन तो अवक्षेपित हो रहे हैं और कुछ विलयन में ही रह जा रहे हैं। इसका मतलब सारे क्लोराइड एक ही तरीके के बंध से नहीं बंधे हैं, कुछ बंध में अलग अलग है। उसके पहले उनको नहीं पता था कि उपसंयोजन बंध क्या होता है, ये होता है, वो होता है, ये नहीं पता था। ठीक है, अब उन्होंने क्या करके देखा, देखो उन्होंने करके देखा, COCl3 को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई, तो एक कंपाउंड क्या बना, COCl3.6NH3। इसका कलर क्या था, पीला। जब इसकी अभिक्रिया उन्होंने AgNO3 से कराई, तो उनको क्या मिला, देखो 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट। कितने मोल मिले, 3 मोल, और यहां पर COCl3 था ही सही। ठीक है, फिर उसके बाद उसने सेम देखो, अब COCl3 पर यहाँ पर 5H2O है, ये बैंगनी कलर का होता है। जब इसको भी अपन ने वही सेम AgNO3 से अभिक्रिया कराई, तो कितना, 2 मोल AgCl बना। अगर COCl3.4NH3 की, जो हरा कलर का होता है, वो 1 मोल देता है। COCl3.4NH3 बैंगनी कलर का भी होता है, और यहाँ पर ये 1 मोल AgCl देता है। ठीक है, तो अब उसने क्या देखा कि यहाँ पर अमोनिया 6,5,4,4 ऐसे आ रहा है, और उधर AgCl के जो आपके मोल हैं वो बदल रहे हैं। ठीक है, अब इनसे उन्होंने इन जो प्रेक्षण किए उसके हिसाब पे उन्होंने रिजल्ट निकाला। क्या निकाला, देखें। उपरोक्त प्रेक्षणों पर इन यौगिकों के विलयन की चालकता का मापन के परिणामों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर 6 समूह, यानी कि क्लोराइड आयन और अमोनिया दोनों सारे कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए माने जाएं। तो पहली बात तो ये है कि सब लोग जाकर के कोबाल्ट से जुड़ रहे हैं। अमोनिया देखो यहाँ पे कौन है, इसके अमोनिया भी जुड़ रहा है और कोबाल्ट और क्लोरीन भी जुड़ रहा है, तो वो सब जाके किससे जुड़े हुए हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि सब कोबाल्ट से जाके जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा, इन यौगिकों को एक सारणी दी हुई है नीचे, ये देखो, ये नीचे एक टेबल दी हुई है। यौगिकों को सारणी में दर्शाए अनुसार सूत्रित किया जाए। ठीक है, जिसमें गुरु कोष्टक मतलब बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, उसमें दर्शाए गए परमाणुओं की एक एकल सत्ता है जो अभिक्रिया की परिस्थितियों में वियोजित नहीं होती है। ठीक है, ये अभी मैं समझा दूंगी ये बात आपको। वर्नर ने धातु आयन से सीधे जुड़े समूहों की संख्या को द्वितीयक, ठीक है ना। अब ये सवाल, प्राथमिक कौन था और द्वितीयक कौन था। जो धातु आयन से सीधा जुड़ा हुआ है वो है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने बोला कि सभी जो उदाहरण है, धातु की द्वितीयक संयोजकता 6, मतलब कोबाल्ट से 6 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, पर यहां पर देखो, यहां देखो, ये जो है आपको ये वाला सवाल, COCl3 6NH2, तो क्या है, 3 तो Cl है और 6 NH3 है। तो क्या समझ में आया आपको, कोबाल्ट से तो कितने 6 ही लोग जुड़ रहे हैं, टोटल 9 लोग दिख रहे हैं, 6 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है, तो 9 लोग हैं। तो इसका मतलब 6 तो कोबाल्ट से जुड़ रहे हैं, कोबाल्ट से 6 लोग जुड़ सकते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, 3 Cl और कुछ अमोनिया है। अब आपको जुड़ने वाले कौन है, 3 तो Cl है और 6 NH3 है, 9 लोग हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, एक बार समझ में आ जाएगा, देन यू विल बी फाइंड दैट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोबाल्ट जो है उसकी वैलेंसी 6 है, प्राथमिक जो उसकी द्वितीयक संयोजकता वो 6 है, पर लोग जुड़ने वाले कितने हैं, 9। ठीक है, ऐसे दूसरे केस में देखो, यहाँ कोबाल्ट में 3 और 5 8 लोग जुड़ने वाले हैं, यहाँ पे 3 और 4 7, 3 और 4 ऐसे करके। ठीक है, तो अब सारणी में जाते हैं अपन। ठीक है, तो पहला जो है उसके हिसाब से उसने क्या हुआ, 3 Cl बाहर निकल गए। जब उसने यहाँ देखो कितने 3 Cl दिए हैं, तो वो ये कह रहा है कि जो द्वितीयक संयोजकता जो सीधा जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से, वो कभी भी वियोजित मतलब वो टूटता नहीं है।
तो यहाँ 3 Cl बाहर आए, इसका मतलब वो तीनों Cl सीधे कोबाल्ट से नहीं जुड़े हुए हैं। जब सीधे कोबाल्ट से वो नहीं जुड़े हैं तो सीधे कोबाल्ट से कौन जुड़ा होगा? 6 NH3 जुड़े होंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसी हिसाब से इसका फॉर्मूला बनाया। क्या? CO एक बड़े ब्रैकेट में, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ तो आपको शायद अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बड़ा ब्रैकेट जिसके अंदर जो भी रहता है वो कभी वियोजित या टूटता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोबाल्ट अंदर रहता ही रहता है और 3 Cl बाहर उड़ गए थे, इसका मतलब वो सीधा जुड़े हुए नहीं है, वो बड़े ब्रैकेट के अंदर नहीं है, वो यहां पर 6 अमोनिया जुड़ गए हैं। अब बचे कौन? 3 Cl। तो ये 3 Cl जो है वो बाहर घूम रहे हैं और इसके ऊपर 3+ पॉजिटिव चार्ज है टू मेंटेन द बैलेंस, जो चार्ज बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहां से उन्होंने एक सूत्र बनाया कि इस तरीके से इनकी संयोजकताएं जुड़ी हुई है। तो जो आपको क्या क्या बात समझ में आई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस तरीके से उपसंयोजक यौगिक को लिखते हैं। वर्नर ने ये बोला कि जो बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट के आयंस वियोजित नहीं होते। ठीक है, वो अवक्षेपित भी नहीं होते, वो टूटते नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जब उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में 3 मोल Cl दिया, मतलब Cl डायरेक्ट कोबाल्ट से नहीं जुड़ा है, तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो कहाँ है वो? देखो, कोबाल्ट की तो वैलेंसी 6 ही है ना, संयोजकता 6 बताया, तो CO से 6 अमोनिया जुड़ गए और ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब उसके ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये 3 Cl आयन इससे जुड़े हुए रहेंगे। जैसे ही तुम AgNO3 डालोगे ये Cl आयन अवक्षेपित हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से उन्होंने सबको देखा कि कहीं जहां 2 मोल अवक्षेपित हो रहे हैं वहां पर 2 Cl क्या है? बाहर। तो अब देखो क्या हुआ, दूसरा केस देखो। अब इसको तुम बना सकते हो, देखो ये वाला खुद बनाना सीखो। COCl3 5NH3। तो हम क्या लिखेंगे? एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, लगा दिया। ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर आपकी मेटल लिख ली कोबाल्ट। कोबाल्ट के कितने लोग जुड़ेंगे? 6 लोग जुड़ेंगे। ठीक है, 2 Cl भाग गए, तो 2 Cl भाग गए मतलब वो 2 Cl बेचारे बाहर पड़े हैं, यानी कि वो टूट सकते हैं आसानी से। अब 6 लोग कौन कौन चाहिए? 5 अमोनिया लगा दो और एक Cl लगा दो। तो यहां पर आप कैसे लगाएंगे? देखो, एक तो इसके Cl जोड़ दो और अमोनिया को ब्रैकेट में बंद करके 5 लिख दो। तो ये आपने इस कंपाउंड का सूत्र लिख दिया। यहाँ पर 2 Cl लेने की 2 Cl पे माइनस चार्ज है, तो यहाँ बॉक्स के ऊपर क्या होगा? 2+ चार्ज। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब आप एक और का ट्राई करो। आप लोग खुद एक बार वीडियो को पॉज करो, इसका ट्राई करो और उसके बाद आप वापस से देखना कि आपका आंसर सही है क्या। पॉज इट एंड ट्राई इट। ठीक है, एक बार और मैं बता देती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, वापस से मैं बता देती हूँ सबका। वर्नर ने क्या बोला कि जो द्वितीयक संयोजकता है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर होती है, वो कभी भी आयंस टूटते नहीं है। हम पहले वाले को देखते हैं कैसे बनाएंगे। बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, आपकी मेन मेटल कोबाल्ट है उसको अंदर लिख दो, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि 3 मोल NaCl भागे, 3 मोल AgCl आए, यानी कि 3 Cl आयन भाग चुके हैं। तो वो बड़े ब्रैकेट के अंदर तो नहीं होंगे, तो वो 3 Cl आयन कहाँ होंगे? बाहर होंगे, Cl-। और इस बड़े वाले पे 3+ चार्ज होंगे, तभी वहां पे 3 Cl जाके जुड़े होंगे। राइट, अब कोबाल्ट से कितने लोग जुड़ेंगे? 6। 6 कौन है यहाँ पे? अमोनिया। तो आपको NH3 6 लिख देना है। ये आपके पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर आ गया। दूसरे का हमने कैसे किया था? बड़ा ब्रैकेट कोबाल्ट, कितने Cl भागे भाई? 2 Cl भागे, 2 Cl इधर भगा दो। इसकी वैलेंसी 6 बनानी है, तो क्या होगा? 1 Cl तो अंदर होगा और 5 NH3 हो गए। कोई डाउट नहीं? थर्ड वाला अब आपने वीडियो पॉज करके बना लेना है, फिर देखना है। देखो थर्ड वाले का आई होप बना लिया होगा आपने। अब देखो, बड़ा ब्रैकेट कितने मोल Cl भागे? 1 मोल Cl भागे, मतलब 1 Cl ही बाहर है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज है। ठीक है, इसके 2 ठीक है, 1 Cl भागा। अब कोबाल्ट को कौन कौन मिलेगा? 6 लोग मिलाने हैं आपको। ठीक है, 6 लोग मिलाने के लिए आप क्या करोगे? 1 Cl बाहर चला गया, टोटल 3 ही थे, तो 2 Cl तो अंदर आ गए। बचे कितने? अमोनिया, 4 अमोनिया, NH3 होल 4। बोलो कोई डाउट?
आई डोंट थिंक कि आप लोगों को अब कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, ये देख लो, अभी ये आपको देख लो, इसी टेबल से मिला लो, देखो ये वाला, ये रहा इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि आगे पढ़ते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सारणी में अंतिम दो यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में आप ये देख रहे होंगे कि मैम ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो जो फॉर्मूला इसका आया वही सेम फॉर्मूला फोर्थ वाले का भी आएगा। ठीक है, बट आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि ये आपको दिख रहा है कि ये बोल रहा है कि ये तो हरे रंग का है और ये बैंगनी रंग का है, यानी कि इनकी गुणधर्म क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। तो यहाँ यही बोल रहा है कि पर इनके गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, समावयवी, जिनके अणु सूत्र समान है परंतु गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप वापस अंडरलाइन कर लो कि दोनों समान है परंतु उनके गुणधर्म भिन्न है, ऐसे यौगिकों को समावयवी या आइसोमर्स कहते हैं। अब आपके बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। वर्नर ने 1898 में उप सहसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, 4 नंबर में आएगा, इसके सिद्धांत लिख दीजिए, इसके पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, तो बोर्ड वाले बच्चे जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसको कर ले, और जो कॉम्पिटिटिव नीट या जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो भी आपको ये याद रखना है। क्या, चलो क्या क्या अभिधारणा है। सबसे पहली अभिधारणा, उप सहसंयोजन यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती हैं, प्राथमिक और द्वितीय। आ गया होगा समझ में। ठीक है, दूसरा, प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनीय होती हैं, मतलब प्राथमिक वाली वियोजित हो जाती है, बाहर गिर के वो आयन बना लेती है। जैसे ये बाहर है ना, ये 3Cl- ये आयनी है, जैसे आपने इसमें AgNO3 डाला, Cl- आयन भागा और AgCl बना लिया, तो ये आयनीय है, ये टूट सकती है। ठीक है, तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, तीसरी, द्वितीयक संयोजकता कौन सी होती है, अंदर वाली। ठीक है, तो आप जहां भी एक स्ट्रक्चर बना लो और वहां पे ये काम की चीज लिख लो, क्या, कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आती है वो होती है द्वितीयक संयोजकता, और जो बाहर वाली होती है वो होती है प्राथमिक संयोजक। ठीक है, तो यहां इन्होंने बोला कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो अनायनी होती है, ये उदासीन अणुओं या ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, इसका मान किसी भी धातु के लिए निश्चित होता है। ठीक है, उप सहसंयोजन, अब आपके पास एक नया सवाल आ गया यहीं पर, जो 1 नंबर के मार्क्स में आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक संयोजकता शब्द पढ़ा था ना, अपन ने पढ़ा संयोजकता शब्द मतलब वो कितने लोगों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो कोबाल्ट कितने लोगों से जुड़ा है, 6 लोगों से, मतलब वो कितने लोगों से घिरा हुआ है। ठीक है, उसे उसका क्या कहते हैं, उप संयोजन संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। वो जितने लोगों द्वारा उसकी संतुष्ट होती है संयोजकता, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर आपसे ये एग्जाम में आता भी है कि ये जो आपको दिया हुआ है इसमें बताओ कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम शॉर्ट में CN भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोबाल्ट का CN कितना दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, कहीं 4 भी होगा किसी का। यहाँ मैंने आपको जब देखो शुरुआत में देखो, एक आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बताया था ना, NI, ये नहीं यहाँ पर बताया था, ये बताया था NiCO4। ऐसा अगर आपको आ गया, यहाँ पर आपसे पूछा बताया बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उप संयोजन संख्या क्या है, तो कितने लोगों से घिरा हुआ दिख रहा है निकल, 4, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो जितने लोगों से वो घिरा हुआ है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नाउ मूव टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज धातु से द्वितीयक संयोजकता का से आबंधित आयन समूह विभिन्न उप सहसंयोजन संख्या के अनुरूप द्विक स्थान में विशिष्ट रूप से स्थित रहते हैं। ठीक है ना, जो आपकी द्वितीयक संयोजकता यानी कि जो बॉक्स के अंदर है उसमें अलग 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 तरीके से उसकी उप सहसंयोजन क्षमता होती है, उसको हम अलग अलग रूप से वो अरेंज होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसा है कि यहाँ पर 2 लोग हैं, देखो अंदर 2 लोग हैं, ये अलग है और ये अलग है, तो 2 ग्रुप जुड़े हैं, तो वो एक अलग अलग तरीके से उससे बंधे रहते हैं, वो अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक सूत्रीकरण में इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समन्वय बहुफलक
ठीक है ना, समन्वय बहुफलक कहते हैं या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। गुरु कोष्टक मतलब बिग ब्रैकेट में लिखी हुई स्पीशीज को संकुल तथा बाहर लिखे आयन काउंटर आयन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम है, आप एक चीज अच्छे से नोट डाउन कर लो। देखो ये देखिए, आपको कोई भी एक तत्व दे दिया जाएगा, आप इस तरीके से एक तत्व सॉरी एक यौगिक लिख लीजिए NH3 होल 6 3+ और 3Cl-। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट अलग है ना, और एक ये पार्ट है। तो आपको क्या दिख रहा है, अपनी बुक में नोटबुक में 2-3 कलर के पेन रख लो और फिर आप यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना शुरू करो। तो ये वाला जो है, ये वाली कौन सी हो गई, ये तो आपकी हो गई द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, प्राथमिक संयोजक। एक साथ सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आयनीकृत हो सकती है। ठीक है, ये कभी भी आयनीकृत नहीं होती। ठीक है, जो अंदर ये जो पूरा ब्रैकेट वाला सामान है, इस पूरे को अपन बोलते हैं संकुल। ठीक है, एक बार और देख लो यहाँ क्या बोला है उन्होंने। देखो, गुरु कोष्टक में लिखी स्पीशीज संकुल, मतलब जो आपके बड़े बॉक्स के अंदर जो पूरी स्पीशीज आपने लिखी है उसको संकुल कहते हैं। और जो ये बाहर लिखा हुआ है, बाहर जो आयन है उनको बोलते हैं काउंटर आयन, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रति आयन। ठीक है, प्रति आयन कहलाते हैं। और इस पूरे को क्या कहते हैं, अब ये पूरा, ये जो पूरा है वो पूरा है क्या, आपका उप सह संयोजन यौगिक। ठीक है, और डिटेल में मैं बताती हूँ। जो आपका ये संकुल दिख रहा है, इस संकुल के भी दो पार्ट दिख रहे हैं क्या, एक तो इस संकुल के अंदर कौन है, ये है धातु। ठीक है, और ये जो धातु के अलावा जो बाकी चीज यहाँ उपस्थित है उसको बोलते हैं लीगेंड। ठीक है, लीगेंड इलेक्ट्रॉन दाता होता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। ठीक है, तो ये आपके सबसे सबसे काम की चीज है। ओके, इसको अगर आपने समझ लिया है तो आपके लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो, दिमाग में ऐड कर लो, जीरोक्स करा लो, पर इसको आप याद कर लो। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने और क्या अभिधारणाएं दी वर्नर ने, उन्होंने अभिधारणा भी दी कि संक्रमण तत्वों के समन्वय यौगिकों में सामान्यतः अलग अलग टाइप के अब यौगिक होते हैं, कैसे अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय ज्यामितियां पाई जाती है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, CONH3 होल 6, ये दिख रहा है आपको CONH3 होल 6 3+, COCl NH3 होल 5 2+, COCl2 NH4 होल प्लस की अलग अलग ज्यामितियां हैं। ठीक है, कि ज्यामितियां अष्टफलकीय हैं। अब आपके पास मतलब आपको ज्यामितियां भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1 नंबर में आपके एग्जाम में आता है कि इसकी ज्यामिति क्या है। तो इन सबकी क्या दिख रही है, 6 दिख रहे हैं ना, इनके 6 लोग जुड़े हुए हैं मेटल्स के, से उनकी ज्यामिति क्या है, अष्टफलकीय है। ठीक है, बट जैसे NiCO4 PtCl4, इनकी ज्यामिति क्या है, चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, तो आएगा, धीरे धीरे आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा होमवर्क करो, पीरियोडिक टेबल नहीं आती है तो जाके देखो, समझो, करो। ठीक है ना, तो और अगर थोड़ी सी बॉन्डिंग भी अगर आप क्लास 7 की रिवाइज कर लो तो आपको ज्यामिति समझ में आ जाएगी कि अष्टफलकी कैसा होता है। ठीक है ना, और चतुष्फलकी आपका कैसा होता है, वर्ग समतलीय कैसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, इससे आपको पूछा गया था कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता आपको निकालनी थी। अब यहाँ पर आप इसको, इस वाले पार्ट को नहीं देखें और प्लीज ट्राई करें अपने आप कि आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से पढ़ लिया है, मेरी बात को नहीं, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया है, तो आपसे 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आज आप पूरा अगर इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ के कर लेंगे, तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में जो हम ये पढ़ने वाले हैं कि द्विलवण क्या है, संकुल क्या होता है, फिर कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, कैसे परमाणु आयन होते हैं, क्या लीगेंड होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं और डेफिनेटली आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, स्टे ट्यून, थैंक यू।